हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एयरबस और बोइंग के साथ हुए एयर इंडिया के डील के बारे में, जो कि लगभग 470 एयरक्राफ्ट्स के आसपास का है। 470 तो एक एग्जैक्ट फिगर, इसमें बहुत सारे ऑप्शनल एयरक्राफ्ट्स भी हैं जो एयर इंडिया अगर चाहे तो टाइम टू टाइम उनसे ले सकता है। तो एक्चुअल में अगर सही से पूछा जाए तो ये 470 तो एग्जैक्ट नंबर है। इसके साथ साथ और भी 100-150 एयरक्राफ्ट के ऑप्शन अवेलेबल है। तो इतनी बड़ी डील की क्या वजह थी एयर इंडिया की, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है मेरे एनालिसिस के हिसाब से, जो उनके सीईओ बहुत जगहों पर बयान देते हैं उस हिसाब से इनकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है आगे बढ़ने की, और ये क्यों ढेर सारे एयरलाइन जो टाटा के पास थे जैसे कि एयर इंडिया था, विस्तारा, एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, इनका आपस में मर्जर क्यों किया जा रहा है और कौन कौन सी एयरलाइन आपस में मर्ज हो रही है और इससे एयर इंडिया को कितना फायदा होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें और इंडियन एविएशन में इसका क्या इफेक्ट दिखेगा अगले कुछ सालों के अंदर, ये चीज मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से इस वीडियो में देखूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है एक टॉपिक की, इस डील का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी थी, ठीक है, उसको भी हम कोशिश करेंगे जानने की, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर्स तो कोई डिस्क्लोज नहीं करता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस चीजों से क्या चीजें सामने निकल करके आती है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो एयर इंडिया का ये बहुत ही बड़ा प्लान था, जो कि ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से ये चीज आ गई है। बहुत दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी और बहुत ही डिस्कशन के बाद जो इनके सीईओ हैं कैंपेल विल्सन, ठीक है, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि हम इतने एयरक्राफ्ट ले सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट उन्होंने लिए हैं। ठीक है, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है अगर आप समझो अगर ध्यान से, क्योंकि अगर आप देखो ना, इंडिया में जो मार्केट का एविएशन का प्लेयर है वो है इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। ठीक है, वो एक टाइप के एयरक्राफ्ट उड़ाता है, यानी एयरबस में भी एयरबस 320, 321 और एटीआर का 70 जो छोटा एयरक्राफ्ट है, यही एयरक्राफ्ट वो ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा उस एयरबस के भी कोई किसी और अन्य मॉडल को वो लोग नहीं यूज करते हैं। हालांकि भी रिसेंटली उन्होंने बोइंग 777 को तुर्किश एयरलाइन के कॉन्ट्रैक्ट में वेट लीज के हिसाब से वो लोग उड़ाएंगे। ठीक है, तो खैर वो तो एक अलग चर्चा का विषय है, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन एयर इंडिया जो है वो इतना वर्सटाइल एयरलाइन है और एक लंबे समय से घाटे में रहा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा घाटे में था। तकरीबन पिछले एक डिकेड से, यानी 10 साल से ज्यादा से ये घाटे में चल रहा है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में था। रीजन बताने की जरूरत नहीं है, आपको सबको मालूम है। लेकिन आखिर ये चीज करके जो विल्सन साहब है वो क्या करना चाहते हैं, ये चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी प्राइसिंग से। तो देखो, प्राइसिंग ना तो एयरबस की तरफ से कुछ एग्जैक्ट अमाउंट डिस्क्लोज किया गया है, ना ही बोइंग की तरफ से और ना ही एयर इंडिया की तरफ से। लेकिन जो मानने वाले हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके हिसाब से ये जो डील है वो तकरीबन 2.5 लाख करोड़ के आसपास का है। ठीक है, 2.5 लाख करोड़ अपने आप में एक बहुत इमेजिनेबल अमाउंट होता है। ठीक है, अब इतना बड़ा भारी भरकम अमाउंट जो है एयर इंडिया तो इन्वेस्ट करने से रही, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा अमाउंट अगर आप एक बार में इन्वेस्ट कर दोगे तो आप एयरलाइन को कैसे चलाओगे। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में कि आखिर ये पैसे कहां से लाएगी एयर इंडिया, या फिर इन पैसों की वैल्यूएशन कैसे कैसे एयर इंडिया संभाल लेगी। यानी ऐसा तो नहीं एक बार में दे देगी या धीरे धीरे भी करके देगी, तो कितने पैसे उसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये चीजें तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए हैं एयर इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो बोइंग और एयरबस से लगभग सेम अमाउंट ऑफ एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए हैं। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज आपको बताऊं, क्योंकि देखो अभी ना एयर इंडिया के पास टाटा आ चुके हैं। ठीक है, तो टाटा जो है वो एक ग्लोबल प्लेयर है। बहुत सारी कंपनियां जो डूबती हुई कंपनियां हैं उनको ले करके और उसकी ब्रांडिंग करना, उसे बहुत बड़ा बना देना, ये उनका मतलब शुरू से धंधा रहा है। ठीक है, वो इसमें एक्सपर्ट है, उनको मालूम है कि किन आदमी को इसके पीछे लगाना है ताकि एक अच्छा बिजनेस बन सके। ठीक है, और इसीलिए अभी आप अगर रिसेंटली न्यूज सुने होंगे तो अब एयर इंडिया जो एक्चुअल में 4 एयरलाइन जो टाटा के पास थे, एयर इंडिया, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया, अभी इसको 4 एयरलाइन ना करके इसे 2 एयरलाइन बना दिया जाएगा। ठीक है, यानी विस्तारा और एयर इंडिया को आपस में मर्ज कर देंगे और एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया का मर्जर ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसका रीजन भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए हैं उसमें बोइंग से एयरक्राफ्ट जो ऑर्डर किए गए हैं उसमें 190 737 ऑर्डर किया गया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सारे के सारे जो 190 हैं वो 737 मैक्स होंगे, बट क्लियरली ऐसा मतलब बोइंग की तरफ से भी जो पोस्ट आए हैं उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि सारे के सारे जो है 737 मैक्स नहीं है, बल्कि उसमें 737-8 और -10 भी शामिल है। ठीक है, सारे के सारे 737 मैक्स नहीं है। ठीक है, इसके अलावा
20 ड्रीम लाइनर्स यानी 787 जो है वो लिया गया है वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के द्वारा, और 10 777 एयरक्राफ्ट जो वो लिया गया है आपके एयर इंडिया के द्वारा। एयरबस की बात करें तो एयरबस से 140 320 का न्यू यानी न्यू इंजन ऑप्शन, यानी जो पुराने इंजन होते थे वो नहीं बल्कि जो नए ऑप्शन इंजन में अवेलेबल है वो लिया इन्होंने 140, और 70 एयरक्राफ्ट यानी 70 एयरक्राफ्ट 321 का लिया गया है। 34 यानी 34 एयरक्राफ्ट जो इन्होंने लिए हैं वो एयरबस 350 का 1000 वेरिएंट लिया है, और 6 एयरक्राफ्ट 350 का ही लिया है बट 900 वेरिएंट लिया है, यानी टोटल 40 350 लिए हैं इससे एयरबस से। अभी ये भी कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा जो डिस्कशन का टॉपिक है कि इन्होंने 34+6 वाला मामला क्या रखा है 350 में, ठीक है। तो एयरबस से डिस्कशन चालू करते हैं। देखिए 320 और 321 प्रेजेंट टाइम में ऑल ओवर वर्ल्ड में माना जाना एयरक्राफ्ट है, जिसमें मेंटेनेंस कम है, जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, फ्यूल एफिशिएंट बहुत ज्यादा है। नए इंजन लगने के बाद ये प्रैट एंड विटनी और लीप इंजन लगा के बहुत बढ़िया इनका जो फ्यूल एफिशिएंसी है यानी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम आता है। तो ये तो डिस्कशन का विषय ही नहीं है कि इसको क्यों लिया गया, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, इनको डोमेस्टिक रूट पर उड़ाने के लिए यानी बहुत बहुत दूरी वाले रूट नहीं बल्कि जो डोमेस्टिक रूट है उन पर उड़ाने के लिए इसको लिया गया है, ठीक है। जो 350s लिए गए हैं वो 350s लिए गए हैं अल्टरनेटिव ऑफ बोइंग के जो वाइड बॉडीज है, क्योंकि एयरबस क्या है नैरो बॉडी में बहुत फेमस है। 321 320 उसका बहुत फेमस है, बहुत चलता है। 380 भी उसका बहुत फेमस था, हालांकि अभी उसका प्रोडक्शन बंद हो गया है, लेकिन 350 जो है ये बहुत ही ज्यादा फ्यूल इफिशिएंट है, लेटेस्ट एरोडायनेमिक डिजाइन है इसका, ठीक है। इसीलिए एयरबस इसकी ब्रांडिंग करना चाहता है, एयरबस इसको बहुत सारे लोगों को बेचना चाहता है ताकि लोग इसका फायदा लें, समझें और ज्यादा इसके एयरक्राफ्ट बिके। तो इसमें एयर इंडिया का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि एयर इंडिया ने थोड़ा ज्यादा 34 35 या 40 एयरक्राफ्ट एक बार में ऑर्डर किए हैं, तो इसको काफी डिस्काउंट इस पर मिलेगा, जो मेरा एनालिसिस है। एयरबस इसको अच्छा खासा डिस्काउंट देगा, क्यों? ताकि ये ऑपरेट करे और दुनिया इसका परफॉर्मेंस देखे, ठीक है। तो इसलिए भी ये ऑर्डर किए गए हैं। 34+6 का मामला मैं आपको समझा देता हूं। जो 350 1000 वेरिएंट है ये बिल्कुल लेटेस्ट है, तो ये अभी मैन्युफैक्चरिंग में है, लेकिन जो 350 900 वेरिएंट है ये ऑलरेडी फ्लाई कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और एयर इंडिया को इमीडिएटली वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट चाहिए थे अपने इंटरनेशनल रूट्स के लिए, ठीक है। जो इंटरनेशनल रूट्स है उनके उस पर डिप्लॉय करने के लिए इनके पास वाइड बॉडी यानी जो बहुत ज्यादा पैसेंजर्स को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं वो कमी थी उनकी। तो एयरबस ने जो डील किया है वो ये किया है कि 6 यानी एयरबस 350 900 जो है वो इनको जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा दिए जाएंगे, और अब उनकी डिलीवरी भी चालू हो गई है, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी इनको चाहिए था, इसीलिए इन्होंने पुराना वेरिएंट ही उठा लिया, ठीक है। अगर बात करें बोइंग की तो बोइंग से इन्होंने 190 737 मैक्स लिया है, यानी 737 की पूरी फैमिली आप कह लो। 737 मैक्स आजकल दुनिया में बहुत बिक रहा है, आकाशा एयर भी उसको खरीद रही है, दुनिया में और भी जगह उसको बहुत खरीदा जा रहा है। रीजन उसका यह है कि अभी कुछ दिन पहले तक वो ग्राउंडेड था, कुछ एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स की वजह से वो नहीं उड़ पा रहे थे, ठीक है। तो ना उड़ने की वजह से और एक्सीडेंट्स की वजह से दुनिया अब उसको प्रेफर नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि देखो एक्सीडेंट्स हो जाता है तो इससे क्या होता है एयरलाइन की वैल्यू भी बहुत कम हो जाती है, उसकी इमेज खराब हो जाती है, और जो लोग मारे जाते हैं उनकी तो बात ही अलग है, ठीक है। तो इसीलिए 737 पर सभी को बहुत अच्छा डिस्काउंट और ऑफर मिल रहा होगा, जो मेरा एनालिसिस है बोइंग की तरफ से। इसीलिए हर एक एयरलाइन थोड़ा थोड़ा उसको परचेज करना चाहती है। और आपने देखा होगा आकाशा एयर तो उसी पे बेस्ड ही है, यानी उसने सारे के सारे 737 मैक्स ही खरीदे हैं, ठीक है। फिर बात करें वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, ऑब्वियसली बोइंग का तो इसमें जवाब नहीं है। 787 और 777 जो आप सभी लोग जानते हैं ये बहुत ही पुराने एयरक्राफ्ट हैं, मतलब 787 तो काफी नया है। तो ये क्या है, प्रूवन है ऑलरेडी, पूरी दुनिया इसको यूज करती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खामी नहीं है। बट जो एयरबस का डील है वो बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है टाटा को। अभी जो दूसरा एंगल है इस डील का वो समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप इतना लंबा चौड़ा डील करते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरर के साथ, तो आपने देखा होगा जो डील हुआ था उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे उस डील के अंदर, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डील हो रही थी। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डील दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप के लिए भी। तो जो मेरा थॉट है वो मैं ये कहता हूं कि इसमें, क्योंकि इंडिया में अभी एविएशन सेक्टर बहुत ही ज्यादा लो है, तो उसको हाई करने के लिए गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ज्यादा योगदान देने वाली है ऑब्वियसली,
ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल रहा है टाटा को, यानी 470 एयरक्राफ्ट में इतना ज्यादा भारी भरकम डिस्काउंट लेने का मतलब ये, इतना सारा ऑर्डर करने का मतलब डिस्काउंट अच्छा खासा मिलेगा। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट का साथ मिलेगा इनको, फ्रांस की गवर्नमेंट पर इनका दबदबा रहेगा कि भाई हम अच्छा खासा ऑर्डर कर रहे हैं। और इवन अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें तो जो बाइडेन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन तक ने ये कहा है कि इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर देने की वजह से अमेरिका में 2-2.5 लाख जॉब्स जो है वो अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो यानी अब हमारी कंट्री की और हमारे एविएशन सेक्टर की इतना डिमांड हो गया है, या कह सकते हो इतनी कैपेबिलिटी हो गई है कि वो अलग कंट्रीज में, यानी दूसरे कंट्रीज में भी एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैन्युफैक्चरिंग हब में इतना सारा जो है एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे एयरक्राफ्ट जब हमारे को मिलने लग जाएंगे, एयर इंडिया को मिलने लग जाएंगे, तो यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। और बहुत ही अच्छी न्यूज है ये एविएशन सेक्टर के लिए, ठीक है। रही बात इतनी बड़ी अमाउंट पे करने की, तो एक बात तो ये फिक्स है, कोई इतना बड़ा अमाउंट एक बार में पे नहीं करता, ये स्टेजेस में जाते हैं, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, इसमें डिस्काउंट्स होते हैं, इसमें लोन्स होते हैं, फाइनेंस कराए जाते हैं, बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। इसमें भी ऐसा नहीं होता है कि एयर इंडिया डायरेक्टली ये एयरक्राफ्ट जो है वो खुद को खरीद लेगी, इसमें बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंपनी पॉलिसी। बहुत बार ऐसा होता है कि जो एयरलाइन है वो डायरेक्ट एयरक्राफ्ट खरीदती है, उनको क्योंकि उनको डिस्काउंट्स पे मिलते हैं, तो वो लीजिंग कंपनीज को इसे रिटर्न करती है, वापस उनसे खरीद लेती है, ठीक है। तो ऐसा भी एक प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस है लीजिंग कंपनी ही खरीदती है, फिर वो एयरलाइंस को देती हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो फाइनेंशियल टर्म में समझना काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। इससे ज्यादा बेटर है कि हम ये समझे कि ये इन पर जो हमें एग्जैक्ट अमाउंट दिखाया जा रहा है, जो 2.5 लाख करोड़ हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में इतना अमाउंट पे नहीं करना होता है। इस पे बहुत सारे डिस्काउंट्स और क्योंकि इतना लंबा चौड़ा एयरक्राफ्ट है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह में भी इनको छूट मिलेगी, बहुत सारी चीजों में छूट मिलेगी, और इस वजह से ये डील जो है काफी ज्यादा सस्ता बनेगा एज कंपेयर टू अदर डील्स, क्योंकि ये बहुत मेगा डील है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इनके सीईओ की, जो विल्सन साहब हैं, ये विल्सन साहब को इसलिए ही चुना गया है क्योंकि इनके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो है सिंगापुर, जापान, कनाडा, हांगकांग, ऐसी जगहों पर बहुत सारी एयरलाइंस के लिए पिछले 20 सालों में काम कर चुके हैं, ठीक है। और इससे भी अच्छी बात क्या है कि ये लो कॉस्ट कैरियर, यानी जो सस्ती एयरलाइंस होती है जिसमें सिर्फ इकोनॉमी क्लास की सीटें होती हैं, या फिर जिसमें सिर्फ प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी होता है, उन एयरलाइंस के भी सीईओ रह चुके हैं, और ऐसी एयरलाइंस के भी सीईओ रह चुके हैं जो फुल सर्विस है। फुल सर्विस मतलब उसमें बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी, मील्स वगैरह हो गया, और बढ़िया जो सर्विस के लिए जाने जाते हैं, सिंगापुर एयरलाइंस वगैरह, उसमें भी ये काम कर चुके हैं और इनके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब जो टाटा के पास प्रेजेंट में 4 एयरलाइन थी, यानी एयर इंडिया, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया। तो एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ये बनेंगी लो कॉस्ट कैरियर, यानी इसमें इकोनॉमी क्लासेस सीटें होंगी, और इनको ये कोशिश करेंगे कि डोमेस्टिक मार्केट में, यानी इंडिया में बहुत ज्यादा जो है ये इसको एक्सपोज करने वाले हैं, इंडिया में बहुत ज्यादा इसको फैलाने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया के लोगों की जो थॉट फीलिंग है अगर आप उसको समझें, तो क्या होता है, हम सभी लोग, हम सिर्फ इंडिया, हम सारे इंडियंस हैं, तो हम लोग की जो थॉट फीलिंग होती है कि जहां पर सस्ते टिकट्स मिलते हैं हम उसकी तरफ भागते हैं, ठीक है। तो इसमें एयर इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था जब एयर इंडिया ऑपरेट करती थी या विस्तारा ऑपरेट करती थी, तो उसमें बिजनेस क्लास की सीटें जो बहुत महंगी होती हैं वो खाली जाते थे, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जो लो कॉस्ट कैरियर है, यानी कि जो आपका एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस है, उसको वो डोमेस्टिकली ऑपरेट करेंगे बहुत ज्यादा, और उसमें इकोनॉमिक क्लास की सीटें होंगी, और एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर करके ये उसको बनाएंगे फुल सर्विस एयरलाइन, ठीक है। जो कि बहुत ज्यादा, मतलब ये नहीं कह रहा हूं इंडिया में ऑपरेट नहीं करेंगे, बट ज्यादातर इनकी कोशिश रहेगी इसको फॉरेन नेटवर्क में, क्योंकि अगर आप देखो ना तो फॉरेन नेटवर्क में इंडियन कैरियर है ही नहीं, कहीं कोई है ही नहीं, सारे के सारे फॉरेन के प्लेयर्स हैं, इंडिया का कोई एयरलाइन है ही नहीं। तो ये विल्सन साहब ने ये इसको रास्ता देखा है कि हम एक इंटरनेशनल कैरियर बन सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कतर एयरवेज, नाम सुन के ही लगता है कितनी अच्छी फैसिलिटीज वगैरह देते होंगे ना। एमिरेट्स आपने सुना होगा, एतिहाद आपने सुना होगा। तो ऐसे ही जैसे ये सारे एयरलाइंस हैं जो बहुत ज्यादा नाम के लिए जाने जाते हैं, अपने नाम से ही फेमस हैं दुनिया में, उसी तरह से एयर इंडिया अपनी पहचान बनाना चाहता है, जो एक टाइम पे था भी, ठीक है, लेकिन अभी वो खो चुका है, तो उसको वापस लेना चाहते हैं। अभी ये तो बड़ा अच्छा होगा कि ये देखने में कि विस्तारा को मर्ज करने के बाद ये नाम वगैरह भी चेंज करते हैं या नहीं, फिलहाल ऐसा कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले टाइम में, ये देखने में कि ये लोग इसको
प्लान तो बहुत अच्छा है, जैसे मैंने समझाया ना, बहुत ही गजब का प्लान है। और अगर इसको ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो इंडियन एविएशन के लिए मैं तो बोलता हूँ गोल्डन डेज आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि कॉम्पिटिटर्स जो है, जैसे इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट को तो और गो एयर को मैं कॉम्पिटिटर नहीं मानता, बट आकाशा एयर जो कि पूरी दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ करने वाली एयरलाइन है, इन लोगों को भी अब वो प्रोत्साहन या आप कह सकते हो वो मोटिवेशन मिलेगा कि ये ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट भी ऑर्डर करे। और रिसेंटली मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, बट इंडिगो भी प्लान कर रही है बहुत बड़ा एक मेगा डील करने का एयरबस के साथ, या मे बी बोइंग के साथ भी हो सकता है। और अभी आपने देखा होगा कि इंडिगो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट भी धीरे धीरे वेट लीज पर ले रही है तुर्किश एयरलाइन से। तो कुल मिला के एकदम साफ है कि आने वाले टाइम में एविएशन का बूम होना ही होना है। अगर ऐसे कोरोना वगैरह ऐसा कुछ चीजें नहीं होती हैं तो मैं तो मानता हूं कि एयर इंडिया और इंडिगो ये जो है इनमें भयंकर कंपटीशन देखने को मिलेगा। और ये एविएशन, इंडियन एविएशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है। और एक अच्छी खबर ये भी है कि एयर इंडिया ने अभी जल्दी ही अनाउंस किया है कि वो अपने इंप्लॉइज की सैलरी 8 से 10% के आसपास इंक्रीमेंट करने वाला है सभी का, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एयर इंडिया की। अभी एक बात और थी कि जो एयर इंडिया का अपना डील हुआ था, यानी जो प्राइवेट हाथों में गई थी एयर इंडिया, टाटा के पास गई थी एयर इंडिया, उसमें ना जो इंजीनियरिंग सर्विस है यानी AIESL जो है, वो इंजीनियरिंग सर्विस जो टेक्नीशियंस वगैरह प्रोवाइड करता है एयर इंडिया को, वो अभी तक प्राइवेट नहीं हुआ था, ठीक है। वो अभी तक एक गवर्नमेंट एजेंसी ही थी। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि गवर्नमेंट अभी ये प्लान कर रही है कि उसको भी हम प्राइवेटाइज करेंगे। तो ऑब्वियसली एयर इंडिया इसमें सबसे आगे रहेगा, क्योंकि उसको ही कोई बहुत ज्यादा नुकसान लगेगा अगर कोई और उसको सर्विस प्रोवाइड करने लग जाएगा, ठीक है। तो वो भी अगर एयर इंडिया के हाथ में आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छी खबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर एयर इंडिया का प्रॉपर कंट्रोल हो पाएगा पूरे एयरलाइन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं अभी जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।